हेलो स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, कैसे हैं आप सभी? हाँ बेटा, देखो हमने लास्ट टाइम क्या कराया था। लास्ट टाइम हमने वेक्टर्स का कंप्लीट किया था, ठीक है। और आप सभी मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं ना? यस सर। गुड। तो बेटा आज हम लोग वेक्टर्स पर आपने क्वेश्चन किए सभी ने? कोई डाउट किसी का है तो बताइए। सर अभी तक तो नहीं आया था। अच्छा, तो आज हम लोग फिर थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि भाई जो पार्ट है हमारे पास 3D ज्योमेट्री का वो शुरू करते हैं, ठीक है। और फिर जब ये भी कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली दोनों के क्वेश्चंस एक बार फिर से करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग बेटा 3D ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। देखिए 3D ज्योमेट्री में सबसे पहले हमें, जैसे इंट्रोडक्शन 11th में हम लोग पढ़ लेते हैं। 11th में जो इंट्रोडक्शन है उसमें हमें ये सिखाया जाता है कि प्लेन्स किस तरह से हम लोग, मतलब ये ऑक्टेंट वगैरह, और जैसे एक्सिस हैं उनका इंट्रोडक्शन क्या है। ये जेड एक्सिस हम लोग ले लेते हैं, ये सारे एंगल म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। उसके बाद ये ओरिजिन है, और अब जो ओरिजिन का स्ट्रक्चर हो जाता है वो 3 एलिमेंट्स में हो जाता है, 0 0 0 इस तरह से। ये सारी चीजें हमने पहले से पढ़ी हैं। ऑक्टेंट के हिसाब से भी आपने पढ़ा हुआ है। ऑक्टेंट बेटा एक बार मैं आपको ऑर्डर इसका रिवाइज करा दूं। सबसे पहले जैसे ये प्लस प्लस प्लस, उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर चेंजिंग आएंगे। पहले प्लस के सारे पूरे किए जाएंगे, फिर एक यहाँ से शुरू होता है माइनस प्लस प्लस। तो यहाँ पर 4 ऑक्टेंट होते हैं टोटल, और यहाँ पर भी 4 होते हैं। तो टोटली हमारे पास 8 ऑक्टेंट आ जाते हैं। ये आप समझ रहे हो ना, प्लस प्लस प्लस। अब जैसे मान लो यस सर। यहाँ पर प्लस फिर माइनस, लाइक ऐसे करके हम लोग चलते हैं, एक ऑर्डर में आते हैं लोग। उसके बाद बेटा हमने 11th में और भी कुछ पढ़ा था, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूले हैं, वो भी एक बार मैं रिवाइज करा दूं आपको। वैसे बहुत जरूरी नहीं था लेकिन फिर भी। तो डिस्टेंस ये आप 9 10 से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, वही फॉर्मूला है जो पहले से पढ़ा हुआ है। इस तरह से हम लोग लिखते हैं y2 माइनस y1 होल स्क्वायर z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें 11 से मिलता है। दूसरा एक बेटा सेक्शन फॉर्मूला भी हमें मिलता है 11 से। सेक्शन फॉर्मूले में जैसे मान लीजिए यही 2 पॉइंट थे मेरे पास, इनको यदि एक पॉइंट है जो आर के नाम से मैंने दिया, और ये एक्स वाई और जेड है, और ये रेशो λ/1 है, तो मैं यहीं पर इसको लिख सकता हूँ। आर के जो कोऑर्डिनेट हैं λx2 प्लस x1 ओवर λ+1। इसी तरह से λy2 प्लस y1 ओवर λ+1, और λz2 प्लस z1 ओवर z+1। तो बेटा सेक्शन फॉर्मूला सभी को याद ही होगा, मैं समझता हूँ। यस सर। यस सर। और ये डिस्टेंस फार्मूला, ऐसे फिर हम लोग मिडिल पॉइंट फार्मूला भी ले सकते हैं। तो मिडिल पॉइंट यदि यहीं पर हम लोग एक्सेस करें तो लैम्डा को 1 ही रखना है बस हमें। तो वो x2 प्लस x1 ओवर 2, y2 प्लस y1 ओवर 2, और z1 प्लस z2 ओवर 2। तो ये सब तो रिव्यू था एक तरह से जो हमने 11th में पढ़ा हुआ है। तो एक्सिस, यहाँ पर 3 एक्सिस अंडर कंसिडरेशन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ऑल 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब यहाँ पॉइंट का जो स्ट्रक्चर होगा वो 3 डिस्टेंसेस में होगा, जो कि बल्कि मैं ऐसे नहीं कह सकेंगे, हम लोग कहेंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ऐसे कहेंगे। तो ये स्ट्रक्चर आप क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद बेटा इसमें एक और टर्म है जो हमें समझनी होगी, प्लेन्स। यहीं से इंट्रोडक्शन यहीं से मिलेगा हमें। इसमें बेटा 3 स्टैंडर्ड प्लेन होंगे, एक एक्स वाई प्लेन,
2 एक्सिस से जो भी बाउंडेड टर्म होती है वो प्लेन होती है, एक वाई जेड होगा और एक जेड एक्स प्लेन होगा। ठीक है बेटा, तो ये 3 स्टैंडर्ड प्लेन होते हैं। इनकी इक्वेशंस के बारे में हम अभी बाद में समझेंगे। तो 3 स्टैंडर्ड एक्सिस और 3 स्टैंडर्ड प्लेन, इनके भी पैरेलल प्लेन कंसीडर होंगे, लेकिन अभी बाद में हम लोगों ने समझे। तो स्टार्टिंग यहां से है जो आपने 11th में पढ़ा हुआ है। इसके बाद हम लोग 12th का जो पार्ट है उस पर स्विच करेंगे और वेक्टर्स को अपनी मेमोरी में रखेंगे, क्योंकि एक वेक्टर से ही हम लोग 3D ज्योमेट्री स्विच करते हैं। कई बार पहले ऐसा होता था कि 3D ज्योमेट्री पहले पढ़ाते थे, वेक्टर्स बाद में, लेकिन वेक्टर्स अब पहले पढ़ाते हैं। तो वेक्टर्स और 3D एकदम कनेक्टेड चैप्टर्स हैं, है ना। वेक्टर्स को यदि हम IJK के फॉर्म में लिखते हैं तो समझो 3D ज्योमेट्री को हम लोग XYZ के फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है ना। तो मैं नेक्स्ट शीट पर मूव करता हूँ। इसमें बेटा सबसे पहले हम लोग जो 3D ज्योमेट्री में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डायरेक्शन रेशियोज एंड कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस सबसे पहले। डायरेक्शन कोसाइंस पर क्वेश्चन मेंस में आने के काफी अच्छे चांसेस होते हैं। कई बार इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछ ले जाते हैं, तो वो हम अच्छे से सीखेंगे। बेटा डायरेक्शन कोसाइंस में होता क्या है, एक्चुअली हम लोग जब 2D ज्योमेट्री पढ़ते थे तो वहां पर कोई भी डायरेक्शन शो करने के लिए हम एक टर्म का यूज करते थे, स्लोप। बहुत ध्यान से आपको मैं देखो मैं समझाऊंगा, अच्छे से समझे। स्लोप का हम लोग यूज करते थे और देखते थे कि भाई मान लीजिए किसी का स्लोप मैंने कहा कि 1/√3 है, तो उसका ये जो एंगल है वो 30 डिग्री हो जाएगा एक्स एक्सिस से, और यस सर। ऑटोमेटिकली हमें वाई एक्सिस वाले एंगल की इंफॉर्मेशन भी मिल जाती थी। मान लीजिए वो एंगल हमारा कितना हो गया, 60। थोड़ा फिगर में नहीं लग रहा देखने में, लेकिन कोई नहीं। तो 2D ज्योमेट्री में स्लोप हमें दोनों एक्सिस से बनने वाले एंगल की इंफॉर्मेशन दे देता था, लेकिन ये 3D ज्योमेट्री में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। अब 3D ज्योमेट्री में प्रॉब्लम हो गई भाई, उसमें यदि हम एक एंगल आपको एक्स एक्सिस का बना भी लें तो उसमें वाई और जेड एक्सिस के एंगल अलग अलग नहीं पता लग पाते थे। तो इसलिए यहाँ पर एक नई टर्म का यूज किया है भाई, ये बस ये स्लोप जो है वो 3D ज्योमेट्री में है, और यहाँ स्लोप हम ओनली स्लोप या ग्रेडियंट या हम लोग इंक्लिनेशन कहते थे। तो 3D ज्योमेट्री में क्या कंसेप्ट लिया गया कि भाई हमें अभी भी एंगल से यहाँ पर कंसर्न है। मान लीजिए कोई एक यहाँ पर पॉइंट है और मैं उसको XYZ के नाम से लिख रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ से ज्वाइन करा दिया और मुझे ये एंगल देखना है। इसी तरह से मैं इसका वाई एक्सिस से भी एंगल देखूंगा, चलिए ठीक है, लेकिन ये प्लेन में नहीं है बेटा, ये ऊपर है, थोड़ा सा उठा हुआ है। ये मान लीजिए फाई है, और इसी तरह से फिर ये वाला एंगल भी है। तो फिर ये बात सोची गई यार कोसाइन ही क्यों हमने अंडर कंसिडरेशन लिया, उसका हम रीजन बताते हैं आपको। जैसे आप ये देखो कि यहाँ ओ मैंने पॉइंट मान लिया, ओ से पी का डिस्टेंस लाना बेहद आसान है। ये x² + y² + z², लाइक हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और यदि मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो मुझे ये वाली वैल्यू x मिलती है अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट। तो इस ट्राइंगल में यदि देखा जाए तो बेस हमें क्लियर है, हाइपोटेन्यूज क्लियर है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज से रिलेटेड कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें समझ में आता है? हमें समझ में आता है कॉस। तो इसलिए बेटा हम लोग कॉस को x/दिस वैल्यू, जिसे हम लोग लेटर r से हम लोग दिखा देंगे, या चलो अभी ऐसे रहने दो। तो ये कॉस थीटा कंफर्टेबल था इसलिए लिया गया। इसी तरह से जब मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो सिमिलरली ये जो cos फाई था ये हमारे पास y/√x² + y² + z² आ जाएगा। और मान लीजिए मैं दूसरे एंगल को, लास्ट वाले एंगल को गामा ले लेता हूँ, जो मैंने यहाँ डॉट डॉट से दिखाया है इस तरह से। तो वो बेटा श्योर आप समझ पा रहे होंगे, आई थिंक वेल, कि भाई यहाँ पर ये इस तरह से आ जाएगा। एग्रीड? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3D ज्योमेट्री में एक लाइन की डायरेक्शन शो करने के लिए हमें एक नए पैटर्न की नीड आई,
जो कि हमने बाद में उनको क्या कहा, डायरेक्शन कोसाइंस। ये दो वर्ड से मिलकर बना है। कोसाइंस इसलिए क्योंकि कॉस का यूज हो रहा है, और डायरेक्शन किस लिए, क्योंकि ये हमें डायरेक्शन बताता है। आप कहोगे डायरेक्शन किससे बताता है, एक्सिस से। जैसे कि यहाँ स्लोप एक्सिस से डायरेक्शन बताता था, वैसे ही ये यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन एक्सिस से डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन का मतलब एंगल कितना है ये बताता है। उसके बाद ये जो हमारे पास cos थीटा है, इसको हमने L से रिप्रेजेंट कराया, इसको M से रिप्रेजेंट कराया, और इसको हमने N से रिप्रेजेंट कराया। ठीक है। अब यहाँ पर मैं यदि एक कैलकुलेशन करूं तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि L स्क्वायर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर श्योर मेरे पास कितना आ जाएगा, इट शुड बी 1 आई थिंक। आपने यहाँ पर देखा तो Yes. x ओवर दिस, जब मैं इसको स्क्वायर करके ऐड करूंगा ना, तो ये रिलेशन आप लोग याद कर लेंगे। इसे आप चाहे cos स्क्वायर के फॉर्म में याद कर लीजिए, चाहे LMN, या दोनों ही याद करने चाहिए। तो स्टैंडर्ड नोटेशन है, L फिक्स है कि वो x एक्सिस से कंसर्न है, M फिक्स है कि वो y एक्सिस से कंसर्न है, और N Z, इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने ये हम रैंडम मान सकते हैं, ये फिक्स है, ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए, तो डायरेक्शन कोसाइंस की बात तो ये होती है। उसके बाद इसको थोड़ा सा हम वेक्टर फॉर्म में भी लिखना चाहेंगे। जैसे मैंने एक पॉइंट में मैं पैरेलल स्टडी कराना चाहूँगा आपको कि हमें इसको वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ना चाहिए। ये तो हो गया P पॉइंट। उसके बाद यदि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये xi, पाई j और zk, और यदि देखा जाए तो OP का जो मॉडुलस होगा वो होगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, जिसे हम लोग r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी वेक्टर का यदि कोई मुझसे कहे कि भाई डायरेक्शन कोसाइंस लिखो, ऐसे करके हम इन शॉर्ट लिखा करेंगे बेटा, तो हम लोग सीधे ऐसे लिख सकते हैं, आई कोफिशिएंट ओवर इट्स मॉडुलस। मान लीजिए ये वेक्टर r ले लेता हूं, और ये उसका मैग्नीट्यूड है। उसी तरह से m y ओवर दिस, और n z ओवर, ऐसे करके। तो बेटा हम दोनों ही फॉर्मेट में, आगे से कोई हमसे एक पॉइंट देके डायरेक्शन कोसाइन पूछे तो हम लोग ऐसे ला सकते हैं, एक वेक्टर देके डायरेक्शन कोसाइन पूछे तो ऐसे ला सकते हैं। नाउ इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. गुड। तो डायरेक्शन कोसाइन, अब मैं यदि एक डेफिनेशन के फॉर्म में इसको कहूँ तो क्या कहूँगा कि डायरेक्शन कोसाइंस आर द रिप्रेजेंटेशन which shows direction of a point, direction of a line segment या line with respect to axis, जिसमें कि हम लोग एक्सिस, एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट L से, y का M से और z का N से शो करते हैं। तो ये तो बेटा डायरेक्शन कोसाइंस है। उसके बाद हम लोग डायरेक्शन रेशियोज पर भी मूव करेंगे। अब देखो एक बात सोचो, मान लो मैं आपसे कहूँ भाई एक टर्म है 10, 20, एक है 1, 2, एक है 5, 10, तो ये तीनों देखा जाए तो भाई एक रेशो के फॉर्म में इक्वल ही है। ये भी 1:2, ये भी 1:2, ये भी 1:2। अब ये L है, M है, तो मैंने सोचा यार क्यों ना इनका डायरेक्शन कोसाइंस का मैं रेशो ले लूं। अगर जो मैंने एक रेशो के फॉर्म में लिखता हूं तो आप क्लियरली समझ गए होंगे कि यहाँ पर x सर्वाइव करेगा, y सर्वाइव करेगा और z। इनको हम लोग इस नोटेशन से दिखाते हैं, और इनको हम लोग कह देते हैं डायरेक्शन रेशियोज। मतलब अभी फिर मैं समझूं क्या, मतलब मैं कैसे अपने आप से याद करूं, और आगे कोई मुझसे पूछने लगे तो मैं क्या कहूं, तो मैं कहूंगा कि व्हेन वी टेक रेशियोज ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। तो इसमें जो कॉमन थिंग थी ये हट जाएगी, तो ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो इसका मतलब तो बहुत साफ है भाई, यदि कोई मुझसे पूछे कि एक पॉइंट के लिए डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, तो उसके खुद के पॉइंट ही होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली उसको बाय डिफॉल्ट ओरिजिन से कनेक्ट करते हैं। अभी मैं 2 पॉइंट फॉर्म भी यहाँ पर शो करूंगा, लेकिन फिलहाल आप डायरेक्शन कोसाइन समझिए, और डायरेक्शन रेशियोज आर नथिंग बट व्हाट, दे आर रेशियोज ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। नाउ गेटिंग बेटा? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो अब हम लोग आगे मूव करते हैं इसमें। अब मान लो यही हमारे पास 2 पॉइंट होते बेटा, x1, y1, z1,
और Q होता X2 Y2 Z2, और मैं फिगर में कुछ ऐसे कह रहा होता इस तरह से आपसे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर P ले लेता हूँ, X1 Y1 Z1, और यहाँ पे Q ले लेता हूँ, X2 Y2 Z2, और इसका मेरे को डायरेक्शन चाहिए। तो अब मान लो मैं इसे कहीं पीछे ले जाके ऐसे मिला लेता हूँ, तो एंगल तो मेरे को यही चाहिए, ठीक है। अब एंगल ये चाहिए तो भाई हम लोग क्या करें फिर, या तो इस ओरिजिन को यहाँ शिफ्ट कर लें, लेकिन चलो वो तो बड़ा मेथड हो जाएगा। फिलहाल हम लोग ये देखें कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे लाएं। अब कोसाइन का मतलब हम लोग समझते हैं, कॉस थीटा, या यूं कहिए एल मेरे को लाना है। तो उसमें हम लोग करेंगे क्या, पूरा प्रूफ तो मैं नहीं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेकिन आप समझ लीजिए कि हम इसे x2 माइनस x1 ओवर पी क्यू, डिस्टेंस पी क्यू, इसी तरह से यदि मैंने दूसरा एंगल फाई माना होगा, या एक काम करते हैं हम लोग अल्फा बीटा और गामा, इस फॉर्मेट में याद रखेंगे। ऐसे करके अभी कैसे आया होगा वो आप आई थिंक समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे इसमें समझने में। मैं अभी चलो और समझाता हूँ आपको। ये डायरेक्शन कोसाइन हो गए, और ये डायरेक्शन रेशियोज x1, भाई अभी मैंने पी क्यू वाला जो टर्म है हटा दिया, तो इसका मतलब ये बन जाएगा z2 माइनस z1। बेटा हम लोग ना वेक्टर्स के थ्रू इसको अप्रोच कर सकते हैं। कैसे, जरा मुझे बताओ, पी क्यू का वेक्टर क्या होगा, ओ क्यू माइनस ओपी होगा बेटा, पोजिशन वेक्टर। Yes, sir. तो जब मैं ओ क्यू माइनस ओपी करूंगा तो आई थिंक यू आर एग्रीड कि भाई मैं इसको ऐसे लिखूंगा, X2 minus X1 है ना बेटा। I cap. बिल्कुल एकदम इस तरह से लिखूंगा। और जब मैं ऐसे लिखूंगा तो भाई मेरे को तो अभी अभी सिखाया गया है, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो उनके आई जे के कोफिशिएंट होते हैं, ये आ गए। और यदि कोई मुझसे कहेगा कि नहीं डायरेक्शन कोसाइन लेके आओ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रहे मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन। बस मुझे क्या करना होता है, आई कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये रहा। तो क्लैरिटी है बेटा इसको लेकर। Yes, sir. तो डायरेक्शन कोसाइन, यदि कोई मुझसे कहता है कि भाई क्वेश्चन देखे, एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है 1 2 5, एक है Q 2 माइनस 4 6, फाइंड डायरेक्शन रेशियोज। तो देखो डायरेक्शन रेशियोज तो खैर मैं कहूंगा बेहद सिंपल होता है, दिस माइनस दिस, पैटर्न एक ही रखना बेटा। यदि आप सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वही रखना है, -6 और ये 1। फिर डायरेक्शन कोसाइंस की बात करते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 अपॉन बस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये 38 हो जाएगा, -6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 38 हो जाएगा, और 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 38 हो जाएगा। तो बेटा अब फाइनली मुझे बताओ कि डायरेक्शन कोसाइंस को लेकर आपका व्यू क्लियर Yes, sir. है ना। मैं चाहे अब उसे वेक्टर फॉर्म में दूं आपको, चाहे पॉइंट्स के फॉर्म में दूं, आई होप वेल कि आप इसे ला सकते हैं। ठीक है बेटा, Yes, sir. गुड। कोई प्रॉब्लम इसमें आ रही हो समझने में तो मुझे आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग मूव करते हैं। अब इसमें ऐसे मान लो आपसे कहा जाए कि भाई L प्लस M प्लस N इज इक्वल्स टू 0, और एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर मेरे पास एक इनबिल्ट रिलेशन होता ही है, और हमें एक और रिलेशन दे दिया जाए एल एम प्लस एम एन एन एल इज इक्वल टू लाइक कुछ ऐसे करके, तो इनको एक्सप्लोर करना पड़े हमें, तो हम लोग कैसे करेंगे, किसी एक को एलिमिनेट कर लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने एम एल प्लस एन एन एल इज इक्वल टू 1 लिख लिया, तो एल प्लस एन माइनस एम हो जाएगा,
माइनस एम स्क्वायर एन एल इज इक्वल्स टू 1 और एन एल माइनस 1 इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर, इसको मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो ये एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब एक्चुअली यहाँ पर हमें -1 रखना चाहिए ताकि ये टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 0 हो जाएगा बेटा। अब आप देखिए कि यहाँ पर यदि मैं एन स्क्वायर का डिवीजन कर देता हूँ, मतलब ये ऐसे ही एक क्वेश्चन अपने पास से ऐसे ही बना लिया है, स्टैंडर्ड नहीं है, हो सकता है एरर आ रही हो इसलिए। +1 इज इक्वल्स टू 0, तो हम इसे सॉल्व करेंगे और यहाँ L अपॉन n के लिए जो भी सॉल्यूशन आएगा उसे एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन हो सकता है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ना बना हो, मैं बुक में से कोई क्वेश्चन लूंगा अभी। लेकिन हम इसमें करते ऐसे हैं कि एलिमिनेशन करते हैं, बल्कि मैं ले लेता हूँ बेटा एक क्वेश्चन इसमें से कोई ना कोई। सर आपने हाँ हाँ बेटा, कुछ कह रहे थे आप लोग? सर जो हमने यहाँ पे assumptions लिए हैं कि ये -1 और 1 होगा, तो फिर हाँ वो बटन से सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा आगे आके। हाँ हाँ, हो सकता है कि इसमें सेटिस्फाई ना हो। मैं क्वेश्चन इसमें से ले लेता हूँ। जो देखो मेरे को एक मिल रहा है क्वेश्चन, मैं इसे हटा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है बेटा L माइनस 5m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 0, 7l स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर, इसके डेटा सही होंगे, ये मैंने बुक में से लिया है, ठीक है। अच्छा बेटा, ये रिलेशन हमारे पास है। अब ऑलरेडी एक रिलेशन तो होता ही है हमारे पास, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब मैं आपसे बोल रहा था कि हमें इसमें कुछ ना कुछ एलिमिनेशन करना पड़ेगा। अब एलिमिनेशन के लिए क्या करें हम लोग? एलिमिनेट किसको कर लें बेटा, क्या लगता है आपको? इसमें हम लोग एक काम कर लेते हैं, एल इज इक्वल्स टू, बताओ क्या होगा मेरे पास, ये हो गया 5n माइनस 3n। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर लेते हैं इक्वेशन 2 में, ये 1 हो गई, ये थर्ड है फ्रॉम 2, ये हो जाएगा बेटा 5m माइनस 3n इट्स स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर 7 ऑफ 25m स्क्वायर और प्लस 9n स्क्वायर 30mn 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये 180m स्क्वायर फाइनली, ये भी मैंने ऐड कर दिया है, माइनस 210mn और 63n स्क्वायर माइनस दिस, तो आई मीन ये बचा 60n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। बेटा 30 से डिवाइड कर देता हूँ, 6m स्क्वायर माइनस 7mn और प्लस 2n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। एन स्क्वायर का डिवीजन कर देते हैं हम लोग, तो 6m अपॉन n का स्क्वायर 7m अपॉन n और प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब आप मुझे बताओ, आई थिंक फैक्टर सजेस्ट करोगे आप मुझे, 6 and 2 12, तो 6m अपॉन n होल स्क्वायर माइनस 4m अपॉन n माइनस 3m अपॉन n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब बताओ बेटा, यहाँ पर हम कुछ कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ m अपॉन n, हम लोग ले लेते हैं कॉमन, तो 3 ऑफ m अपॉन n माइनस 2, और एक काम करो यहाँ से हम लोग इसको हटा ही देते हैं, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ m अपॉन n माइनस 1। तो m अपॉन n की वैल्यू बेटा, दो वैल्यूज मेरे पास आती हैं, दोनों ही हमें अंडर कंसिडरेशन रखनी पड़ेंगी। m अपॉन n की वैल्यू यदि मैं 1/2 लेता हूं, उसके बाद फिर मुझे आगे सॉल्यूशन करना है।
n इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, 2m हो गया। अब n इज इक्वल्स टू 2m है और मेरे पास l की वैल्यू और है, देखो आप l की वैल्यू कितनी है बेटा, 5n माइनस 3n, n को पुट कर दो यहाँ पर जरा, तो 5m माइनस 6m, l इज इक्वल्स टू माइनस m। अब n l दोनों ही m के फॉर्मेट में आ गए, फ्रॉम एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पुट कर दो बेटा सारे वैल्यूज, एम स्क्वायर 4m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, समझ रहे होंगे आप सभी। तो m की वैल्यू प्लस माइनस 1/√6, इस तरह से। अब m मेरे पास है तो l भी होगा और n भी होगा, तो एक जो मेरे पास कॉम्बिनेशन आया एलिमेंट का वो आ गया माइनस प्लस 1/√6। बेटा माइनस प्लस क्यों, क्योंकि l इज इक्वल्स टू माइनस m है। m की वैल्यू अपने आप से 1/√6 है ही और n इज इक्वल्स टू 2m है, तो ये भी प्लस माइनस 2/√6। ये बात समझ में आ रही है बेटा सबको? यस सर। तो इस तरह से हम लोग एक फॉर्मेट पता लगा लेंगे। अभी एक फॉर्मेट अभी और पॉसिबल है जिसमें कि हम लोग m/n को 2/3 लेंगे, तो उसे आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो बेटा मुझे बता सकते हैं। क्लियर है सर। हाँ, तो इस पर मेंस में क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं अच्छे खासे, एडवांस में भी आए हैं वैसे इस पर, तो ये करने बेटा। एक बेटा इसमें मैं नेक्स्ट पर मूव कर रहा हूँ, यहाँ पर एक रिलेशन और याद रखिए आप, जैसे कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो हम लोग ये भी रिजल्ट यहाँ पर याद रखेंगे कि साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा ना यस। भाई। 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ भी 1 माइनस, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू दिस, तो आई मीन साइन स्क्वायर अल्फा। ये आप थोड़ा नोटिंग्स पर रखेंगे अपनी, ठीक है बेटा। यस। अच्छा, कई बार बेटा इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा गया है, जैसे एक क्यूब है, उसका वो कोई साइड आपको दे देंगे, वो मैटर नहीं करता, और वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई इसका जो बॉडी डायगोनल्स है उनके बीच एंगल क्या होगा, तो वो थोड़ा सा उसमें चला जाता है वैसे वेक्टर्स में, तो वहां पे आप वेक्टर से कर सकते हो। और यदि उन्होंने एलिमेंट में कोरिलेशन दे रखा है तो जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया था उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन इस तरह से भी आया हुआ है कि भाई एक लाइन अल्फा बीटा गामा डेल्टा, वो मतलब एंगल बनाती है क्यूब और डायगोनल ऑफ क्यूब से, तो वो कई बार ना कॉस वगैरह के बारे में प्रूव करा लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपको लिखाऊं, a line makes angle alpha beta gamma and delta with 4 diagonals of a cube, then to prove cos square alpha cos square beta cos square gamma cos square delta is equals to 4/3, ऐसे वो हमसे पूछ सकते हैं। तो इसको लेकर हम लोग कैसे अप्रोच करें बेटा। इन्होंने 4 डायगोनल्स जो कहे हैं वो कौन से हैं, वो एक्चुअली बॉडी डायगोनल्स हैं, ठीक है। और बॉडी डायगोनल्स हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि भाई जो एंगल हैं वो इनसे बनाए जाते हैं अल्फा बीटा गामा। अब जैसे मान लो ये O है
ये ए है, बी सी डी ई एफ जी। तो कौन कौन से होंगे बेटा डायगोनल? एक तो ओ एफ हो जाएगा, एक बी डी हो जाएगा, एक साइड से तो ये, और दूसरे जी ए जी, बहुत बढ़िया, और सी, है ना, इस तरह से। अब अगर जो ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो हम लोग इजीली इनके इक्वेशन भी प्लान कर सकते हैं। जैसे एफ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा? अगर जो मैं साइड को स्मॉल ए मान लूँ, तो एफ के कोऑर्डिनेट होंगे ए कॉमा ए कॉमा ए। क्लियर है बेटा? उसके बाद में बेटा एक एक करके सारे कोऑर्डिनेट बताते चले जाओ आप मुझे। बी बताना, बी कितने होंगे? बी, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। बी के कोऑर्डिनेट पक्का ए जीरो ए। उसके बाद में हम लोग ए भी इन्वॉल्व है, सबके लिखने पड़ेंगे, मेरा मतलब है ए जीरो जीरो, सी के देख लो जीरो जीरो ए। उसके बाद हम ई पर जाते हैं, ई है ए कॉमा जीरो, डी के कोऑर्डिनेट होंगे जीरो कॉमा ए जीरो, और जी वाई जेड। इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। अब सब आप लोग देखें, ओ एफ का क्या होगा बेटा? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ एफ। 1 1 1। सॉरी, तो ये हो जाएगा बेटा ओ एफ का रेशियो हम 1 1 लिख सकते हैं भाई। ए लिखने के बाद भी वो डिवाइड ही होना है, और आफ्टर ऑल यदि डायरेक्शन कोसाइंस लिखें तो ये 1/√3, 1/√3। इसी तरह से हम लोग ना ये बी डी का निकाल लेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। क्या लिखें बेटा बी डी के लिए? देखो, जब हम बी डी करेंगे तो यहाँ पर जीरो माइनस ए आएगा, तो यहाँ -1/√3। उसके बाद a माइनस जीरो, तो यहाँ 1/√3। जीरो माइनस ए -1/√3। एक बेटा ए जी के देख लो, ए और जी, जीरो माइनस ए तो ये हो जाएगा -1/√3, 1/√3। और एक और बचा अभी, सीई, सीई 1/√3। हाँ बेटा, तो डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास सभी 4 डायगोनल्स के आ चुके हैं। अब लेट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन, वो हम लोग यदि एल एम और एन लेट कर लें, तो अब ये हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि जो लाइन है L1, ये डायरेक्शन कोसाइन बनाती है, सॉरी एंगल बनाती है इसके साथ अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा।
तो बेटा अब हम लोग कॉस एल्फा की वैल्यू ले आ सकते हैं। यहाँ थोड़ा मैं इस तरफ लिख रहा हूँ। कॉस एल्फा क्या होगा, एल अपॉन √3 एम अपॉन √3, इस तरह से। तो ये कॉस एल्फा की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से कॉस बीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। कॉस बीटा की वैल्यू देखना बेटा, ये आ जाएगी -L/√3 प्लस m अपॉन √3 माइनस n अपॉन √3। अच्छा, ये फॉर्मूला कहाँ से रहा है? ये हमारा एक तरह से वेक्टर्स के कंसिडरेशन से आ रहा है, जो हमने वहाँ पढ़ा था कि भाई A.B इज इक्वल टू मॉड A मॉड B कॉस थीटा। वहाँ से कॉस गामा देखना बेटा, कॉस ओवर √3 m ओवर √3 और n ओवर √3, इसी तरह से कॉस डेल्टा L अपॉन √3 m अपॉन √3। और अब हम जैसे ही इसको ऑपरेट करेंगे इस तरह से, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर डेल्टा, ये सब सॉल्व होके हमारा 4/3 आ जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें लेकिन हो जाएगा बेटा ये आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको एक बार आप समझ लीजिए। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं सबको? वो देख लो कि जब हमारे पास एक डायरेक्शन रेशो का सेट होता है और दूसरे डायरेक्शन रेशो का सेट होता है, तो हम लोग जो एंगल ले आते हैं उनके डॉट प्रोडक्ट से ले आते हैं, क्योंकि इसका भी मॉडुलस 1 होगा और इसका भी मॉडुलस। तो हमने ये फॉर्मूला लिया हुआ है, A.B इज इक्वल्स टू मॉड A मॉड B कॉस थीटा। ये हम लोग डॉट देख रहे हैं, ये वाला डॉट, लेकिन ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू 1 है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं उनका स्क्वायर सम 1 होता है और LMN का तो स्क्वायर सम 1 होगा ही होगा। तो इसलिए हम लोग सीधे इस क्वेश्चन को इस तरह से कर पाएंगे। तो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन इसमें कहीं इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है कि भाई हमें एसर्शन रीजन में, या फिर कोई हो सकता है पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन मिल जाए, तो ठीक है ना, उसकी वर्थ हो जाती है फिर कि हाँ अभी चलो मार्क्स उसके ज़्यादा हैं, लेकिन है थोड़ा लेंदी। समझ में आ गया बेटा भैया? यस सर। यस। तो डायरेक्शन कोसाइन और रेशियोज फाइनली क्लियर हैं। हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कैसे लाते हैं वो समझ में आता है, और भी हम क्वेश्चंस इसके आगे करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पर मूव कर रहे हैं बेटा। अब हम लोग समझेंगे इसमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा वेक्टर फॉर्म, क्योंकि उसी से हम लोग फिर आगे कार्टेशियन फॉर्म भी अप्रोच कर पाएंगे। वेक्टर फॉर्म क्या होता है बेटा? जैसे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पॉइंट यहाँ वेक्टर के फॉर्म में होगा, एंड पैरेलल टू अ वेक्टर बी। तो मान लो ये एक लाइन है जो एक पॉइंट ए से पास करती है और ये एक दूसरे वेक्टर बी के पैरेलल है। तो जिस लाइन का मेरे को इक्वेशन लाना है उस पर हम एक वेरिएबल पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं। मान लो वो वेरिएबल पॉइंट आर है। मैंने उस दिन भी कहा था, आपको याद होगा शायद, कि ये वेरिएबल वेक्टर होता है और वेरिएबल वेक्टर को हम लोग xi प्लस yj और zk से दिखा सकते हैं। तो बेटा आप जरा फिगर से देखो, यदि मैं आपसे कहूं तो फ्रॉम फिगर व्हाट आई ऑब्जर्व कि जो पी आर वेक्टर है वो पैरेलल है बी के। यदि मैं पी आर वेक्टर को आगे सॉल्व करूं तो ये r माइनस ए हो जाएगा, ये वेक्टर पैरेलल है बी के। और मैंने लास्ट क्लास में पैरेलल वेक्टर्स के लिए एक बात कही थी कि यदि दो पैरेलल वेक्टर्स हैं तो वो एक स्केलर वैल्यू से कनेक्टेड होते हैं। तो मैं r माइनस ए को टी बी लिख सकता हूँ, जहाँ टी एक स्केलर है, एक क्वांटिटी है जो रियल नंबर है और वो नॉन जीरो रहनी चाहिए। तो r इज इक्वल्स टू हो गया a प्लस टी बी। तो ये एक
स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो फिलहाल वेक्टर फॉर्म में है। यहाँ ए पासिंग पॉइंट है और बी एक पैरेलल वेक्टर है, मतलब बी इज प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू दिस रिक्वायर्ड वेक्टर लाइन या रिक्वायर्ड वेक्टर। ठीक है ना? तो ये बेटा आप अच्छे से समझ लीजिए कि वेक्टर फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है। इसमें हमारे क्रेडेंशियल्स क्या हैं कि एक गिवन पॉइंट है और डायरेक्शन के लिए वेक्टर है। आप जरा 2D ज्योमेट्री याद कीजिए, उसमें भी हम लोग कौन सा फॉर्म पढ़ते थे, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। मतलब वी नीड ऑलवेज टू थिंग्स टू फाइंड एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वन इट्स पासिंग पॉइंट और सेकंड इधर इट्स स्लोप और अगेन अ पासिंग पॉइंट, या फिर दो इंटरसेप्ट चाहिए होते थे, या फिर हम नॉर्मल फॉर्म पढ़ते थे तो एंगल चाहिए होता था ये वाला और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होती थी। मतलब दो हमें हमेशा क्रेडेंशियल्स चाहिए। तो यहाँ भी एक रिक्वायर्ड पैरेलल वेक्टर, आई मीन रिक्वायर्ड वेक्टर के लिए या लाइन के लिए हमें एक पासिंग पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन प्रोवाइड करने वाला वेक्टर चाहिए। समझ में आ गई बेटा ये बात? यस सर। इसी में यदि हम देखें आगे, मैं नेक्स्ट पे मूव कर रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म में ही यदि हम आगे पढ़ें तो 2 पॉइंट फॉर्म भी कहा जा सकता है। मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट वेक्टर ए एंड बी। तो मान लो फिर से मैं एक लाइन ले लेता हूँ, यहाँ पर एक वेक्टर ए है, ये बी है, तो फिर से मैं यहाँ पर एक वेरिएबल वेक्टर एज्यूम करूंगा आर, और इस बार मैं यहीं पर कह सकता हूं कि ए आर इज पैरेलल टू बी आर, या ए बी कहिए, बल्कि इस तरह से ए आर एक वेक्टर है और इसको हम लोग ए बी के पैरेलल कह सकते हैं। आई थिंक नो डाउट अबाउट दैट। यस सर। ए आर ए बी के पैरेलल है ही। अब यदि ए आर का मैं वेक्टर प्रोविजन लिखूं तो आर माइनस ए इज पैरेलल टू बी माइनस ए, और यदि दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो वी नो इट वेल कि वो एक स्केलर वैल्यू से कनेक्टेड हो जाते हैं। तो मैं इसको फाइनली ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो ध्यान से आप समझिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि b माइनस ए डायरेक्शन रेशो ही शो करता है। मतलब जो डायरेक्शन पहले हमें एक वेक्टर से मिल रही थी, अब हमें डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर से मिल रही है, क्योंकि अब हमें कोई सपोर्टिंग तीसरी लाइन नहीं मिल रही है सब कुछ वही, एक पासिंग पॉइंट एक डायरेक्शन। भाई हम 2D ज्योमेट्री में भी क्या लिखते थे 10th क्लास में 11th क्लास में, कि y माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 और x माइनस x1। बात तो वही है ना, ये m ही तो होता है। तो हमें या तो वो m के फॉर्म में दे दो या फिर 2 पॉइंट से हम लोग डायरेक्शन निकाल लेंगे, करना वही काम है। तो दोनों इक्वेशंस पहले आप अच्छे से तैयार कीजिए, r इज इक्वल्स टू ए प्लस टी बी और r इज इक्वल्स टू ए प्लस टी ऑफ बी माइनस ए। दोनों का सेंस अलग है, ये पासिंग पॉइंट है और ये पैरेलल पॉइंट है, पैरेलल वेक्टर है, ये दोनों ही पासिंग पॉइंट है। तो यहां तक समझ में आ रही है बेटा बात? यस सर। तो 2 पॉइंट से पास होने वाला वेक्टर लाइन ये होता है। अब इसी को हम लोग एक्चुअली कार्टेशियन फॉर्म में बदल सकते हैं। अब कार्टेशियन फॉर्म क्या कहता है हमसे, भाई जो वेक्टर आर है वो तो प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो हमारे पास वाई जेड जेड के ऐसे है। जो पासिंग पॉइंट था ए, उसको मान लो मैंने लिख लिया x1i y1j और z1k, और जो वेक्टर डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा था उसको मान लो मैंने लिख लिया ai bj और ck, ये डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो अब मैं यदि इन तीनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में रखता हूं फ्रॉम वन एंड values of r, a and b, तो we can compare it easily, xi yj zk is equals to, थोड़ा सा डायरेक्ट करना चाहेंगे इसको हम लोग, x1 प्लस ए टी आई, बेटा समझ रहे हो ना, यस y1 सर। प्लस बी टी जे
और Z1 प्लस CTK। और हमें अच्छे से पता है इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स के कंसिडरेशन से कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर ijk कोफिशिएंट्स आर सेम। तो मैं यहाँ पर सिंपली x इज इक्वल्स टू x1 प्लस AT लिखूंगा, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस BT लिखूंगा और z इज इक्वल्स टू Z1 प्लस CT लिखूंगा इस तरह से। तो बेटा ये भी एक अलग फॉर्मेट के नाम से जानी जाती है, इसको हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन कहते हैं। इसे आप अच्छे से नोट कर लें। x is equals to x1 plus at where t is any scalar, y is equals to y1 plus bt। यदि कहीं इस फॉर्मेट में आपको स्ट्रेट लाइन लिख रही हो तो आप उसे किस नाम से जानेंगे? पैरामीट्रिक फॉर्म। और यहाँ पे पैरामीटर कौन है? हेयर पैरामीटर इज t। यहाँ तक की बात क्लियर होगी बेटा? यस सर। अच्छा जी, अब जरा इसमें और कन्वर्जन करता हूँ। मान लो मैं इसको x माइनस x1 ओवर a इज इक्वल्स टू t बोल सकता हूँ, y माइनस y1 ओवर b इज इक्वल्स टू t बोल सकता हूँ, z माइनस z1 ओवर c इज इक्वल्स टू t बोल सकता हूँ। और यदि मैं इन तीनों को क्लब करके यहाँ देखो बिल्कुल अलग वे में लिख रहा हूँ, x माइनस x1 ओवर a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 ओवर b और z माइनस z1 ओवर c, तो ये फॉर्मेट हो जाती है हमारी कार्टेशियन फॉर्मेट, या इसको एक और नाम से भी हम लोग जानते हैं, सिमेट्रिक फॉर्मेट। कई ऑथर इसको सिमेट्रिक फॉर्म भी लिखते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म। यहाँ पर कौन क्या है, हु इज हु? x1 y1 z1 पासिंग पॉइंट है, x1 y1 z1 पासिंग पॉइंट है, एंड a b c be the डायरेक्शन रेशियोज। तो ये फॉर्मेट थोड़ा सा मैंने जरा रफ किया है, x माइनस x1 ओवर ए, ये भी हमें, क्योंकि मैं एक ही पेज पे दिखाना चाहता था इनको, ये हो गया सिमेट्रिक फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म। कंसिडरेशन अच्छे से समझ लीजिए, एक्स वाई जेड हमारे पास वेरिएबल वैल्यूज हैं, x1 y1 z1 पासिंग पॉइंट है और a b c हमारे डायरेक्शन रेशियोज हैं इस लाइन के जिसको ये रिप्रेजेंट करती है। बेटा समझ में आ गई बात? यस सर। तो हमने शुरुआत की वेक्टर फॉर्म से और उसको कन्वर्ट कर दिया हमने कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन में दो नाम हमारे नए आए, पैरामीट्रिक फॉर्म और एक सिमेट्रिक फॉर्म। बात क्लियर है? यस। तो ये आप लोग अच्छे से नोट रखें। हम लोग आगे मूव करें। यस सर। ठीक, तो मैं एक बार फिर से इसे वापस लिखना चाहूंगा, x माइनस x1 ओवर a, y माइनस y1 ओवर b और z माइनस z1 ओवर c। बेटा इसके हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट थोड़ा सा स्टडी कर लें, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, x माइनस x1 ओवर l, y माइनस y1 ओवर m और z माइनस z1 ओवर n। यहाँ l स्क्वायर, m स्क्वायर और n स्क्वायर का सम कितना है? 1। बात एक ही है, दोनों ही कार्टेशियन फॉर्म में, दोनों ही सिमेट्रिक फॉर्म है। ये डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्मेट में है और ये कोसाइंस के फॉर्मेट में है। मान लो कोई मुझे डायरेक्शन रेशियो में एक लाइन दे, जैसे कहा जाए 4x माइनस 1 ओवर 2, 3y प्लस 1 ओवर 5 एंड z ओवर 3, फाइंड पासिंग पॉइंट। एंड डायरेक्शन ratios as well डायरेक्शन कोसाइंस। तो नॉट अ बिग डील। सबसे पहले आप देखो इस फॉर्म में x, y और z के कोफिशिएंट 1 हैं, तो मुझे वो बनाने पड़ेंगे बेटा। 4 का डिवीजन करिएगा, x माइनस 1/4 ओवर हाफ, y प्लस 1/3 ओवर 5/3, ये ऑलरेडी है। तो पासिंग पॉइंट क्लियरली विजिबल है। पासिंग पॉइंट हो गए 1/4 माइनस 1/3 और ये 0। बेटा कैसे हमने कंपेयर किया है देखो भाई, जो x1 है वो 1/4 है
y1 क्योंकि यहाँ प्लस आ रहा है, हमें माइनस से कंपेयर करना होता है, इसलिए -1/3 है और ये 0 है। अब बात आती है डायरेक्शन रेशियोज की। तो मैं ये देख लूँ एक सेकेंड के लिए, कहीं इनका स्क्वायर सम 1 तो नहीं है? नहीं है, तो डायरेक्शन रेशियोज है और इसको मैं सीधे सीधे कॉपी कर लूंगा। और डायरेक्शन कोसाइंस कैसे बनाते हैं हम लोग? बस इनमें मुझे इनके स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर सम का डिवीजन करना पड़ेगा। यहाँ 5/3, ये यहाँ पर कॉपी, 3 अपॉन और ये यहाँ पर कॉपी। तो समझ में आ रहा है बेटा एक इक्वेशन का, एक लाइन का कंसीडरेशन? यस सर। है ना? हमें सबसे पहले लाइन के बारे में, उसका पासिंग पॉइंट वगैरह वगैरह ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, डायरेक्शंस। तो ये हम लोग ऐसे समझते हैं। बस ये ध्यान रखना एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। हो सकता है आपने एनसीईआरटी वगैरह में पढ़ लिया हो, अभी स्टार्टिंग में सारी चीजें हैं, बट मैं बिल्कुल बेसिक से ही आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। और भी कुछ चीजें इसमें बताऊंगा मैं अभी आपको। तो क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। यस। वेरी गुड। चलिए, इसमें हम लोग 2 पॉइंट यदि हमारे पास हैं उसको भी देखेंगे। एक बात और समझनी है बेटा, जैसे x माइनस x1/a, y माइनस y1/b, z माइनस z1/c इज इक्वल्स टू हम लोग t ले रहे थे। तो यहाँ पर at प्लस x1, bt प्लस y1 और ct प्लस z1 बी एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, ये नोटेबल है। जब हमें किसी लाइन पर कोई पॉइंट कंसीडर करना पड़ता है, कोई पॉइंट लेट करना पड़ता है, तो हम लोग इस तरह से लेट कर सकते हैं। ये पॉइंट इट मे बी एनीवेयर ऑन द लाइन, there is no certainty about the distance, but if we have x minus x1 over L, y minus y1 over m and z minus z1 over n is equals to t, और यहाँ पर अब मैंने यदि पॉइंट को लेट किया इस तरह से, इसे आप अच्छे से नोट रखेंगे अपने पास, बी अ पॉइंट at the straight line at a distance of t units from known point x1 y1 z1। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी होगी। यदि हम किसी लाइन में इन्हें डायरेक्शन कोसाइन में बदल देते हैं और यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, मान लो मुझे कहा गया कि एक लाइन है और उस लाइन पर पासिंग पॉइंट से 2 यूनिट डिस्टेंस पर एक न्यू पॉइंट पता लगाइए, तो आप टी की जगह पर 2 यूनिट रखेंगे और डायरेक्शन रेशियो उसको कोसाइन में बदल देंगे। ये हम वेरीफाई कर लेते हैं, देखो कैसे। जैसे ये ए है और ये बी पॉइंट है, बेटा आप ध्यान से देखो, जो ए बी डिस्टेंस होगा, जब मैं इसमें फॉर्मूला यूज करूंगा तो दिस माइनस दिस x1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एल स्क्वेयर टी स्क्वेयर आएगा, यहाँ एम स्क्वेयर टी स्क्वेयर आएगा और यहाँ एन स्क्वेयर टी स्क्वेयर आएगा। जब मैं टी स्क्वेयर कॉमन लूंगा तो वो तो टी आगे आ जाएगा, लेकिन रेस्ट ऑफ द थिंग इज 1। तो आप समझ रहे होंगे कि ए बी इज टी, इस तरह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है आपके लिए कि जब हमें एक सर्टेन डिस्टेंस पर कोई पॉइंट लेट करना होता है लाइन के ऊपर, तो हम लोग डायरेक्शन रेशियोज को कोसाइन में चेंज कर लेते हैं। समझ में आई बेटा आपको ये बात? यस। और यदि रैंडमली कोई भी पॉइंट लेना हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप डायरेक्शन रेशियोज से लेट कर सकते हैं। डन? चलिए, अब जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, x माइनस 1/1 और y प्लस 1/2 और z माइनस 1/3 और फाइंड द पॉइंट एट द लाइन which is
at a distance of 5 units from a point 1 minus 1 1। तो आप ये आइडेंटिफाई करो, देखो 1 minus 1 और 1 तो इसी पर है, तो मैं न्यू पॉइंट क्या कंसीडर करूं? तो ये जो लाइन है ना मेरे पास, इसको मैं किस तरह से चेंज करने वाला हूं वो आप देखो। बेटा डायरेक्शन रेशियोज बना दो, कोसाइन बना दो जरा इनके। तो 1 2 और 3 तो रेशियोज थे। ट्रिक बताओ जरा क्या करूं अब मैं? डिवाइड। हाँ, अंडूट 14 से डिवाइड कर दूं बेटा ना। और अब जो पॉइंट आएंगे, और यहाँ रख देता हूँ डिस्टेंस 5 यूनिट। तो अब आप मुझे बताओ 1 + 5 अपॉन अंडूट 14। किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो बेटा मुझे बताएंगे जरूर। 10 ओवर अंडूट 14 और 1 + 15 ओवर अंडूट 14, ये रिक्वायर्ड पॉइंट होंगे जो गिवन लाइन पर सिचुएटेड होंगे और इस नोन पॉइंट 1 - 1 1 से 5 यूनिट की डिस्टेंस पर होंगे। तो ये एक्चुअली कुछ नया नहीं है, ये हम लोग 11th में ये जो पढ़ते हैं ना, याद कीजिए आप, cos अल्फा y - y1 ओवर sin अल्फा इज इक्वल्स टू r। ये पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन होता था 2D ज्योमेट्री में, तो वही तो है। x - x1 ओवर l हो गया, ये m हो गया है, और एक थर्ड एक्सिस इंट्रोड्यूस हो गया है, ये भी वही होता था, r यूनिट डिस्टेंस पर पॉइंट, है ना, याद आया? Yes, sir. हाँ, तो ये उसी से है एक्चुअली। तो अभी तक हमने क्या सीखा? एक स्ट्रेट लाइन की वेक्टर फॉर्म कैसे लिखी जाती है, कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखी जाती है, और यदि उस पर एक रैंडम पॉइंट लेट करना हो तो कैसे करते हैं, और थर्ड एक रैंडम एक पॉइंट एक सर्टेन डिस्टेंस पर हमें लाना है तो कैसे करते हैं। ये सारी चीजें हमने क्लियर की। कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछ सकते हैं। अच्छा, एक इसमें ना ये और नोट कर लेना कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, वैसे तो आप क्लियर कर रहे होंगे इस बात को। जैसे 2 पॉइंट्स यदि मेरे पास इस तरह से दे दिए जाएं, x2 y2 z2, तो एक पासिंग पॉइंट तो था ही मेरे पास, x - x1 y - y1, तो ये तो अपना काम करेगा, लेकिन मेरे को डायरेक्शन रेशियो और चाहिए, और रेशियो लाना बेहद आसान है। आपने इससे पहले अभी अभी पढ़ा था, x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। देखो आ गया, x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स माना जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. गुड। तो सिमेट्रिक फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म कंप्लीट है बेटा। थोड़ा हम क्वेश्चंस वगैरह भी देखेंगे, अभी एंगल्स को लेकर भी बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट सीट पर हम लोग चल रहे हैं। अब बेटा हम लोग पहले स्टडी करेंगे एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइंस, और उनके जो एंगल को लेकर कंडीशंस हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। y - y1 ओवर b1, z - z1 ओवर c1। इसी तरह से ये दो दूसरी स्ट्रेट लाइन है। तो थोड़ा सा जरा पहले एक्सप्लोरेशन करते हैं हम लोग। मान लीजिए दो लाइन में वेक्टर फॉर्म में लिखता है आपको लेकर, टी बी वन और r इज इक्वल्स टू a2 प्लस एस b2। फिगर ये है, मान लो ये एक लाइन है जो कि b1 के पैरेलल है, लाइन 1, और ये एक लाइन है जो कि b2 के पैरेलल है, l2, और ये b2 के पैरेलल है। अब आप खुद ही देखो, जो L1 और L2 के बीच एंगल है, चाहे मैं इसे कहूँ चाहे इसे कहूँ, वो बेसिकली B1 और B2 के बीच भी तो है।
L1 L2 के बीच जो एंगल होगा वही यहाँ पर भी होगा। समझ में आई बात नहीं? तो बेटा बेसिकली इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो एंगल है वो उनको जो डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है उनके बीच एंगल माना जाएगा। और ये एंगल कैसे लिखा जाएगा? ये एंगल लिखा जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू b1 डॉट b2 और डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ b1 और मॉडुलस ऑफ b2। पहले आप मुझे बताओ, ये बात क्लियर है यहाँ तक? Yes. अब ये b1 वेक्टर यहाँ इस सेंस में क्या है? इस सेंस में है a1i b1j c1k। यहाँ b2 वेक्टर बेटा a2i b2j c2k। तो जब मैं उनका डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा आप सबके लिए बताओ? cos थीटा इज इक्वल्स टू a1 a2 b1 b2 c1 c2। और नीचे इनका मॉडुलस क्या आएगा? ये रेशियोज हैं तो मॉडुलस आएगा a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर एंड c1 स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। सिंपल सिंपल। यहाँ से मैंने उठा के ये रख दिया देखो। और यदि यही और इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, तो डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में क्या आता है बेटा? हम लोग यदि इनको अलग अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं तो a1 अपॉन दिस वो L1 हो जाएगा और a2 अपॉन दिस वो L2 हो जाएगा। इसी तरह से M1 M2 हो जाएगा, इसी तरह से N1 N2। भाई फिर तो मॉडुलस ऑफ B1 1 हो जाएगा ना। इस तरह से देखो, मैं एक बार दिखा दूं। a1 अपॉन, मैं इसकी बात कर रहा था बेटा, a1 अपॉन a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। और एक बात कर रहा था मैं a2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर की। ये बेसिकली L1 का काम कर रहा है और ये L2 का। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं जब हम डायरेक्शन रेशियो से कोसाइन बनाते हैं तो तीनों डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर सम करके स्क्वायर रूट लेके डिवीजन करते हैं। बेटा ये दोनों फॉर्मूले आप अच्छे से याद रखिए। ये बेसिकली हमने यूज भी कर लिए, देखा जाए तो वो भी डायगोनल वाले क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है बेटा यहाँ तक? ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे एंगल बिटवीन टू लाइंस। हम लोग कहाँ से फॉर्मूला ओरिजिनेटेड कर रहे हैं? वेक्टर फॉर्म से। तो ये फॉर्मेट आपको याद रखनी है। अब इसमें सबसे पहली कंडीशन है परपेंडिकुलरिटी। 90 डिग्री होगा तो आप बताइए मुझे क्या रिजल्ट लाने वाले हैं? cos थीटा तो 0 हो जाएगा और cos थीटा 0 होना ये शो करेगा सर्टेनली कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2, या यूं कहिए, बल्कि ऐसे ही कह दो, और L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस N1 N2। तो ये जो हमारे पास टर्म है, चाहे मैं इसे कहूँ चाहे इस फ्रैक्शन का अपर पार्ट कहूँ, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। किसके रिगार्डिंग? जब दोनों लाइन L1 और L2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। तो ये कंडीशन बेटा नोट कर लीजिए। फिर मैं सेकंड कंडीशन यहाँ पर बताता हूँ। ये क्लियर है आपको? Yes. सर। सेकंड कंडीशन में पैरेलल के लिए हो सकता है जिसमें थीटा 0 हो। तो खैर फिर तो यदि b1 वेक्टर और b2 वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनके जो corresponding coefficients of ijk होते हैं, they are in a ratio. तो what we can deduce? a1 upon a2 b1 upon b2 is equals to c1 upon c2। या हम लोग क्या कह सकते हैं? l1 upon l2 m1 upon m2 is equals to n1 upon n2 रिगार्डिंग डायरेक्शन कोसाइंस। ये मैं कहाँ से लाया बेटा? जब ये दोनों पैरेलल होंगे, b1 और b2 पैरेलल होंगे, तो कोई भी दो वेक्टर जब पैरेलल होते हैं तो मैं उनको कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ? एक स्केलर से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो आई जे के जो रेशियो होंगे कोफिशिएंट्स के वो सेम होंगे क्योंकि वो सभी एस के बराबर होंगे। तो मैंने a1 अपॉन a2 ले लिया, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। बात यहाँ तक भी क्लियर हो गई Yes. है ना? तो
एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। इस पर हम एक क्वेश्चन ले लेंगे अभी, इसे आप समझ लीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए बेटा। हम एक क्वेश्चन पर मूव करें बेटा। Yes. देखिए, जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि x माइनस 0/1 y प्लस 1/2 एंड 1 माइनस 3z/3, एक लाइन ये है और दूसरा 2x/1 y माइनस 2/3 और z/k, बी परपेंडिकुलर लाइंस, देन फाइंड k। बहुत ही सिंपल, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, मतलब इसमें आप कहोगे यार ये क्या पूछा है। तो देखो जरा लिस्ट कीजिए जो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1 है, तो यदि हम उसको लिस्ट करें तो क्या क्या आ रहा है बेटा, 1 2, लेकिन बी केयरफुल, यहाँ कितना आएगा, -1। समझ रहे हो ना क्यों? यस सर। क्योंकि हमें जेड के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। उसी तरह से डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L2 की बात करते हैं। यहाँ डायरेक्शन रेशियो 1/2 आएगा। मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि हमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स को 1 में कन्वर्ट करना पड़ता है। एज L1 is perpendicular to L2, so it shows A1 A2 B1 B2 C1 C2 is equals to 0। तो बेटा ये सेट मेरे लिए A1 B1 और C1 है, ये सेट मेरे लिए A2 B2 और C2 है। तो A1 A2 1 into हाफ, 2 into 3 और -1 into k is equals to 0। अब 1/2 plus 6 is equals to k, तो k is equals to 13/2। तो k की इस वैल्यू के लिए ये परपेंडिकुलरिटी को शो करेंगे। ठीक है बेटा? यस सर। अच्छा Yes. बेटा, अब आप मुझे ना अपने पास से ही बताइए कि k की मैं क्या वैल्यू रखूं ये पैरेलल हो जाए, ये बताओ। पैरेलल के लिए और बताइए। Plus 3/2. यस और भी सोच के बताओ बेटा। बेटा पैरेलल में ना एक प्रॉब्लम आएगी, आप देखो ध्यान सर, से। पैरेलल नहीं पाएंगे। पैरेलल के लिए ना जैसे ये रेशियो है वो क्या होने चाहिए थे, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 होना चाहिए था ना। अब A1/A2 जैसे ही मैं लाऊंगा तो ये तो 2 आ जाएगा और ये 2/3 है, तो ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब देयर इज नो Yes, सच sir. वैल्यू ऑफ, देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ k। तो जो नोन रेशियोज है वही ऑलरेडी इक्वल नहीं है, तो देयर इज नो सच वैल्यू। थोड़ा पैरेलल में आप केयरफुल रहिए, Okay, sir. क्योंकि इसमें तो वैल्यू आनी आनी है हमेशा। इसमें एक बारी ऐसा हो सकता है कि भाई वो ऐसा फंसा दें कुछ कि नहीं आए। हाँ, अब मान लो यहाँ पे भी के फॉर्मेट में कुछ होता, तो फिर आप ऐसा नहीं कि फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रख के डिसीजन ले लेंगे। पहले फर्स्ट सेकंड रखेंगे, के लाएंगे, फिर सेकंड थर्ड लेंगे, के लाएंगे, फिर फर्स्ट और थर्ड लेंगे, फिर के लाएंगे। इफ यू हैव अ कॉमन वैल्यू देयर by putting all of the three ordered 1 2 2 3 1 3 and you are getting a common value, then you can declare, otherwise not। मान लो हो सकता है यहाँ से तो k आ रहा हो 1, यहाँ से 5 आ रहा हो, यहाँ से फिर 1 आ रहा हो, तो कॉमन तो कुछ मिला ही नहीं ना। तो इसका मतलब हम लोग मना कर देंगे, देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ k। समझ में आई बेटा बात? Yes, sir. तो आप पैरेलल पर ज़्यादा केयरफुल रहेंगे। तो और भी मैं अभी क्वेश्चन इस पर देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं इसके बाद लेने वाला हूँ अभी। ये आपने समझ लिया अच्छे से? यस सर। Yes.
जैसे बेटा मान लो क्वेश्चन लिखने में कई बार ये लोग अलग कर देते हैं थोड़ा सा, जैसे x इज इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी और z इज इक्वल्स टू सी वाई प्लस डी, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद ऐसे ही फिर दूसरी स्ट्रेट लाइन लिख दी इन्होंने, x इज इक्वल्स टू ए डैश वाई प्लस बी डैश एंड z इज इक्वल्स टू सी डैश वाई प्लस डी। अब देखो लिखने का फॉर्मेट बिल्कुल अलग हो गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है फॉर्मेट, लेकिन देखा जाए तो वो पढ़ा भी है। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग इनको ना कनेक्ट करते हैं आपस में, जैसे x भी y पे डिपेंड कर रहा है और z भी y पे, तो y की वैल्यू ले आओ बेटा आप। क्या मैं इसे x अपॉन x माइनस बी ओवर a इज इक्वल टू वाई लिख दूं और फिर ये z माइनस डी ओवर सी हो जाएगा, एम आई राइट? तो ये कनेक्ट हो गया और ये एक स्ट्रेट लाइन। अब आपको शेप दिखने लगी होगी, बोलो बेटा। ये शेप आ गई देखो L1 की। ऐसे यहां बता दो आप मुझे, x माइनस बी डैश ओवर ए डैश और z माइनस डी ओवर सी डैश, ये भी एक शेप आ चुकी है मेरे पास L2 की। अब ये कहते हैं कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, फाइंड रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, बता देंगे इसमें। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, a1 प्लस b प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। तो फाइनली a डैश c डैश प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, दैट विल बी द रिलेशन। कोई मुश्किल बेटा इसमें किसी को? सबको समझ में आ रहा है? एक बार और बता दीजिए। देखो बेटा, जैसे इन्होंने ना ऐसे लिखा है, x इज इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी, जेड इज इक्वल्स टू सी वाई प्लस टी। जनरली हम लोग इस फॉर्म को जानते हैं अभी तक, या फिर वेक्टर फॉर्म को जानते हैं। तो इसमें वो लोग दो वेरिएबल्स को एक थर्ड वेरिएबल में एक्सप्रेस कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस थर्ड वेरिएबल को वापस इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, जैसे x माइनस बी अपॉन ए वाई हो जाएगा, और यहाँ से भी y लेके आओ, z माइनस डी ओवर सी। अब फाई की वैल्यू z माइनस डी ओवर सी भी है और x माइनस बी अपॉन ए भी है, तो दोनों को साइमल्टेनियस पुट कर लो, तो ये एक फॉर्मेट बन जाती है। अब समझ में आया? अब ये x माइनस एक्स वन ओवर ए, वाई माइनस वाई वन, मान लो यहाँ पर वाई वन कोई मुझसे पूछने लगे 0 होगा, और इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन ओवर सी। बताइए, अब क्लियर है? यस सर। इसी तरह से हमने यहाँ पर किया है, x माइनस बी डैश, जब मैं बी डैश को इधर ले आया फिर ए डैश का डिवीजन हो गया, सिंपल सिंपल। तो ये हो गया x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश इज इक्वल टू वाई, बल्कि हमें y लिखना था, ये y डैश नहीं लिखना। उसी तरह से y इज इक्वल टू यहाँ z माइनस डी ओवर सी डैश हो गया। अब ये तीनों आपस में इक्वल है। बताओ बेटा, क्लियर है सबको? अब यहाँ जो डायरेक्शन रेशियोज की लिस्ट है, यदि मैं यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज आपसे कहूँ तो वो A1 और C है, और यहाँ डायरेक्शन रेशियोज बेटा A डैश 1 और C डैश है। और हम अच्छे से जानते हैं कि जब वो परपेंडिकुलर होते हैं तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का प्रोडक्ट का सम 0 होता है। तो A इंटू ए डैश यू कैन सी 1 इंटू 1 और C इंटू सी डैश, ये आ जाएगा बेटा। ओके सर। समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम लोग क्लियरिटी इसको करते हैं। अब इसमें ना एक काम करो आप, स्टैंडर्ड लाइंस की इक्वेशन और लिख लो जरा, यहीं पे लिखा देता हूं मैं आपको। जैसे बेटा इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, स्टैंडर्ड लाइन, भाई एक्स एक्सिस भी तो एक इक्वेशन ही है। अब उसके देखोगे पासिंग पॉइंट क्या है, पासिंग पॉइंट तो ओरिजिन है, सभी एक्सिस के पासिंग पॉइंट जो स्टैंडर्ड है वो तो ओरिजिन है। तो x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, तो ये हो गया। अब एक्स एक्सिस अपने आप से कितना एंगल बनाता है? 0। तो cos 0 1 हो गया, बाकी सब इस तरह से। तो ये आप लोग लिख लीजिए, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। भाई आप मुझे बताओ, जो मैंने ब्रांड किया वो ये था कि अल्फा बीटा और गामा, ये एंगल विद एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, और ये जेड एक्सिस। तो ये 0 डिग्री होगा
ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा बेटा। तो आप समझते हैं cos अल्फा 1 आ जाएगा, cos बीटा 0 आ जाएगा और cos गामा भी 0 आ जाएगा। और सही बात है, इनका स्क्वायर सम 1 होना चाहिए, सो की है, कैन आई से? यस सर। और जो इनके डायरेक्शन कोसाइंस है वही रेशो भी होंगे। तो बेटा इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस तो ये है। तो जरा मुझे इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस आप बहुत जल्दी से बताओगे? x by 0 equals to y equals z by 0. श्योर। और इसी तरह से हम लोग इक्वेशन ऑफ जेड एक्सिस भी समझते हैं। तो ये आप लोग लिख लीजिए बेटा। तो इस तरह से हम लोग अब किन्हीं भी दो लाइंस के बीच में एंगल ला सकते हैं, उनको आपस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, है ना। कन्वर्ट करने का बल्कि एक क्वेश्चन मैं अभी आपको कहूँगा अभी करने के लिए। कोई भी रैंडम पॉइंट ला सकते हैं, किसी सर्टेन डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट ला सकते हैं। यहाँ तक अभी हमने सीख लिया है, उसके आगे भी हम लोग करेंगे भी। तो हम लोग अब आगे मूव कर सकते हैं। देखो बेटा, जैसे एक लाइन हम लोग ले लेते हैं, x माइनस 1 अपॉन 1, y माइनस 2 अपॉन 2, z प्लस 1 अपॉन 2। अब वो कहते हैं फाइंड अ पॉइंट एट द लाइन at a distance of square root 6 units from origin। origin के कोऑर्डिनेट हमें पता ही है, तो हमें बेसिकली एक पॉइंट लाना है जो कि लाइन पर सिचुएटेड है और वो ओरिजिन से इतनी डिस्टेंस पर है। तो मैंने एक बहुत ही सिंपल आपको एहसासन बताया था कि आप ना इसके सामने कुछ भी लेट कर लीजिए कि अब लेट अ पॉइंट एट स्ट्रेट लाइन। और आई होप वेल कि आप इजीली मुझे बता दोगे। क्या मैं ऐसे लिख लूं बेटा? यस सर। अब ये A है, ये O है। We are given that OA is equals to square root of 6. I can convert this into as OA square is equals to 6. Now find this distance. Simple. K plus 1 whole square, 2K plus 2 whole square and 2K minus 1 square. समझ रहे होंगे आप? अब ये वैल्यू 6 हो जाती है। 4 and 4 and 1, तो 9K स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 4K, 6 नहीं 4 नहीं 2 4 8 and 2 10, 10 minus 4 6K, यहाँ 1 4 कितना हो गया 5 और ये हो गया 6 इज इक्वल्स टू 6 कैंसिल हो गया। 3K कॉमन ले लेता हूँ, तो 3K प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो K की वैल्यू बेटा या तो 0 आएगी या -2/3 आएगी। यदि मैं K को 0 ले लेता हूँ तो यही पॉइंट रिपीट कर जाएंगे जो इस लाइन से पासिंग पॉइंट है, तो आपको ये लेना चाहिए। तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट होंगे A, वो आ जाएगा हमारे पास 1/3। देखो मैं वैल्यूज रख के सीधे और आपको दिखा रहा हूँ। 2/3 -4/3 तो -7/3। तो दे विल बी द पॉइंट जो कि ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर होंगे? √6 की डिस्टेंस पर होंगे। सर जीरो बताइए, वाले क्यों नेगलेक्ट हुआ समझ था? में आती है है बेटा? जीरो वाला क्यों नेगलेक्ट किया? ये भाई के देखो, की दो वैल्यू थी ना, -2/3 और 0। हाँ K की वैल्यू यदि हम 0 रखते हैं ना, तो K की वैल्यू 0 रखने में वही पॉइंट रिपीट हो रहा है। आप देखो जो लाइन जिससे पास कर रही है वो भी एक पॉसिबल आंसर है, ऐसा नहीं है। ओके सर। 1,2 वो तो है ही है, और बाकी दूसरा ये है। और मैं ऑप्शंस में देख रहा हूँ कि ये वाला ऑप्शन दे ही नहीं रखा, इसका मतलब उन्होंने यही दे रखा है। तो इसे आप ओके डिक्लेयर आएगा तो दोनों से पॉइंट, ठीक है ना।
यस सर। तो इस तरह से एक पॉइंट वाला जो कंसिडरेशन था वो काम आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक। इसके बाद हम लोग अच्छा और स्लाइड नहीं होंगे। ठीक। हाँ बेटा, तो डिस्टेंस वाला क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया। एक हम लोग और पॉइंट यहाँ पर पढ़ लेते हैं। कोप्लेनरिटी ऑफ लाइंस। कोप्लेनरिटी ऑफ लाइंस आप समझ रहे होंगे, एज द नेम सजेस्ट कि भाई when two or more lines lies in the same plane they are said to be coplanar। अब देखो बेटा, मान लो जैसे आपके सामने ये एक प्लेन ही है, आपके पास जो पेज जिस पर आप लिख रहे होंगे या जो भी रफ कॉपी आपके सामने रखी होगी उसमें भी एक प्लेन है वो पेपर। तो एक्चुअली मैं वेक्टर से इसको स्टार्ट करता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये है a1 प्लस T1 B1 और r इज इक्वल्स टू a2 प्लस T2 B2, और लाइन का कंसिडरेशन भी हमारे लिए बिल्कुल क्लियर है। ये लाइन 1 है और जो B1 के पैरेलल है, ये लाइन L2 है जो B2 के पैरेलल है। बेटा ये सब कह रहा है कि वो सब कोप्लेनर है, दोनों कोप्लेनर है। तो फिर तो एक काम करते हैं हम लोग, जैसे हम लोग ये जो लाइन है लेट द इंटरसेक्ट समवेयर, या कहीं भी कनेक्टेड हो सकती है। एक पॉइंट मान लो ये है, या हम लोग एक काम कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर और यहाँ पर दो पॉइंट हमने लेट कर लिए, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इसको ऐसे मिला लें। अब एक वेक्टर तो ये है ए बी, एक वेक्टर B2 है जो L2 को डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और एक वेक्टर ये है। जब ये तीनों ही वेक्टर एक ही प्लेन में होंगे तो सर्टेनली इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए बेटा? 0 होना चाहिए। तो मेरे पास अंडर कंसिडरेशन 3 वेक्टर्स हैं, B1 और B2। आप कहोगे B1 B2 तो केवल सपोर्टिव हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर आप इन्हें क्यों ले रहे हैं? ले सकते हैं। मान लो चलो मैंने B1 एग्जैक्टली नहीं लिया, मैं आपसे कहूंगा कि भाई मैं चलो T1 B1 ले लेता हूँ और T2 B2 ले लेता हूँ, और जब भी मैं इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 रखूंगा तो आप मुझे बताओ इसका क्या सेंस रह जाएगा कि मैं वहाँ T1 T2 रखूँ? वो भी तो बाहर आएंगे, और जब मैं उनको बाहर ले आऊंगा फिर भी यही लिखूंगा T1 T2 इज नॉट इक्वल टू 0, फिर भी कौन बचेगा 0 रखने के लिए? यही बचेगा। yes, तो अब ए बी क्या है? ए बी देखा जाए तो A2 माइनस A1, ये B1 वेक्टर और ये B2 वेक्टर बराबर 0। तो रिगार्डिंग दिस vector form we can say that they will be coplanar if this kind of expression giving u value 0। अब मुझे इसी को कार्टेशियन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, और बहुत ध्यान से देखनी होगी ये बात। y माइनस y1 ओवर b1, z माइनस z1 ओवर c1, l2 x माइनस x2 ओवर a2, और ये हो जाएगा y माइनस y2 ओवर b2, z माइनस z2 ओवर c2। बेटा एक मिनट के लिए ना इसका आप अपने मन में जो डिटर्मिनेंट है ना वो सजेस्ट करके रखिए। जैसे a2 माइनस a1, आपको याद होगा मैं a1 को क्या ले रहा था, x1i y1j z1k। तो आप मुझे बता सकते हो a2 माइनस a1 वेक्टर क्या रहा होगा?
वो रहा होगा x2 माइनस x1i, एम आई राइट, y2 माइनस y1j और z2 माइनस z1k, ये रहा होगा बेटा। तो हमें ये भी ध्यान होगा कि जब हम इस तरह का STP0 लिखते थे तो एक डिटरमिनेंट बनता था, ये फर्स्ट रो बनाता है, ये सेकंड रो बनाता है और ये थर्ड रो बनाता है। और जब सब कुछ जीरो है तो क्या मैं ये जो ऊपर मेरे पास लाइन लिखी हैं दोनों, उनके रिगार्डिंग एक इस तरह का स्टेटमेंट बना लूँ और z2 माइनस z1, अब ये जो b1 वेक्टर है ना वो इन डायरेक्शन रेशियो से कंसोलिडेट होता है, तो मैं इसको a1 b1 c1, मैंने आपको बताया भी था कि b1 वेक्टर इज a1i b1j c1k, इसी तरह से यहाँ पर। तो बेटा एक ही पेज पर आपके पास दोनों रिजल्ट लिखे हैं, ये है रिगार्डिंग कार्टेशियन फॉर्म और ये है रिगार्डिंग वेक्टर फॉर्म। सबको समझ में आया बेटा ये? यस सर। है ना बेटा? तो जब भी हमें दो लाइंस को लेकर कोप्लेनरिटी की, कई बार ऐसा होता है वो लोग अननोन वैल्यू दे देंगे आपको और यहाँ कुछ अननोन दे दिया और पूछ लिया कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दिस दे आर कोप्लेनर। अब वो अननोन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी हो सकता है, वो किसी और फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि हमें एक डिटर्मिनेंट बनाना है जिसमें फर्स्ट रो पासिंग पॉइंट की डिफरेंस से बनती है, सेकंड रो और थर्ड रो आप दोनों के डायरेक्शन रेशियो से बना के और उसके वैल्यू को जीरो के इक्वल पुट करते हैं रिगार्डिंग कोप्लेनरिटी ऑफ दीज लाइंस। तो समझ में आया बेटा यहाँ तक? ठीक है ना? और इस पर हम लोग एक क्वेश्चन भी ले सकते हैं कि भाई हमें ये दो लाइंस दिए हों और कोप्लेनरिटी के लिए कहा गया हो तो अननोन वैल्यू को लेकर वो क्या पूछ सकते हैं, वो भी हम आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बताते हैं। ये आप देख लीजिए अच्छे से। जैसे x माइनस 2/1, y माइनस 3/2, z माइनस 4/-2k, अभी हम थोड़ी देर में ब्रेक लेंगे इस क्वेश्चन के बाद, इज इक्वल्स टू y माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू z माइनस 6/1 बी कोप्लेनर, फाइंड के। तो नॉट अ बिग प्रॉब्लम, हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। बेटा फर्स्ट रो बनवाना, आप जरा मैं यहाँ से यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, 1 1 -2, आपस चेक करिए, 1 2 -2k k 3 और ये 1, इसको मैंने 0 रख दिया। एक्सपेंडिंग 2 + 6k -1 1 + 2k स्क्वायर -2 3 -2k इज इक्वल्स टू 0। 2 + 6k -1 -2k स्क्वायर -6 और माइनस माइनस प्लस 4k माइनस की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2k स्क्वायर -10k और -5 इज इक्वल्स टू 0। एक मिनट, माइनस हो गया, यहाँ +5 आएगा बेटा क्योंकि हमने माइनस की मल्टीप्लाई की हुई है। और अब आप k को ले आ सकते हैं, तो k इज इक्वल्स टू 10 ± 60 और 2√15/4, ठीक है। तो समझ में आई बेटा बात कोप्लेनरिटी को लेकर? सर डिटरमिनेंट दोबारा बताइए कैसे बनाया था ये वाला। बेटा जैसे यहाँ पर ना फर्स्ट रो हम बनाते थे तो x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1, जरा इसका पासिंग ओके पॉइंट सर। बताइए आप, है ना? 2 3 4 है और बेटा ये कितना है, 1 2 6, तो मैंने ना ऐसे करके सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया। ओके सर। और बेटा ये जो सेकंड रो होती है ये डायरेक्शन रेशियोज लिख देते हैं, ये थर्ड, क्योंकि 0 के इक्वल है तो ऑर्डर का कोई सेंस नहीं है, आप चाहो तो इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो। समझ गए ना? यस सर। ठीक है बेटा, तो अभी हम कोप्लेनरिटी तक करते हैं, फिर हम लोग रीस्टार्ट करेंगे 6 o'clock, ठीक है? यस सर।
ओके बेटा, कुछ देर ब्रेक, आप काफ़ी देर से बैठे हैं, आप भी रेस्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, 6 o'clock we will meet again.